नमस्कार दोस्तों, मैं ललित सोनी दृष्टि आईएएस की न्यूज ऑन मैप इंडिया श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। इस एपिसोड में हम लोग कुछ ऐसे लोकेशंस के बारे में बात करेंगे जो कि पिछले हफ्ते चर्चा में रही हैं और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है, और इन्हें हम प्रश्नों के माध्यम से देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक अभ्यास प्रश्न से जो आपको पिछले लेक्चर में दिया गया था। सबसे पहले देखते हैं वो सवाल। सवाल यह था कि सतलज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत में एकमात्र ट्रांस हिमालय नदी है। दूसरा स्टेटमेंट है कि यह सिंधु नदी की 5 सहायक नदियों में से सबसे लंबी है, और जो पंजाब यानी कि 5 नदियां, जो वर्ड है पंजाब उसका मतलब है 5 नदियां को उसका नाम देती है। बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि सिंधु नदी की 5 सहायक नदियों में सबसे लंबी नदी है और पंजाब को इसका नाम जो है इसी सिंधु नदी के 5 सहायक नदियों से मिला है। ठीक है। जब हम बात कर रहे हैं लुहरी स्टेज 1 जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के शिमला और कुल्लू जिलों में सतलज नदी पर स्थित है। अब हमें देखना है कि कौन से ऐसे स्टेटमेंट है जो यहाँ पे सही है। ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे पूछा गया है उपयुक्त कथनों में से कितने सही है। आप देख लीजिए कौन कौन से सही है, उसके बाद गिन लीजिएगा उसको। ठीक है। तो सबसे पहले पहला स्टेटमेंट देखते हैं, भारत में एकमात्र ट्रांस हिमालयी नदी है। पहली बात तो ये एकमात्र नहीं है, क्योंकि हमने पहले श्योक नदी जो है वो एक ट्रांस हिमालयी नदी है, तो हम कह सकते हैं कि एकमात्र नहीं है। दूसरी बात यह है कि क्या ये ट्रांस हिमालय में बहती है या नहीं, तो सबसे पहले मैप देख लेते हैं यहाँ पे। अब इस मैप में देखेंगे कि ये श्योक नदी है, यहाँ पे ये श्योक नदी तो ट्रांस हिमालय में बहती है, तो हमारे लिए ये नॉर्मल है। दूसरा, जब हम सतलज की बात करते हैं तो सतलज कहीं यहां बनती है, राकसताल करके जगह है जहां से सतलज का ओरिजिन होता है तिब्बत में, और उसके बाद ये भारत में होते हुए पाकिस्तान में सिंधु नदी में मिल जाती है। ठीक है। सिंधु नदी की अगर बाकी सहायक नदियों की बात करें तो आपको पता होगा झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज है, और इन पांचों में सबसे लंबी जो है यहाँ पे इनका कहना है कि सतलज है। ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि सतलज जो है वो ट्रांस हिमालयी रिवर नहीं है, तो पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाता है। फिर दूसरा यहाँ पे देखेंगे सिंधु नदी की 5 सहायक नदियों में सबसे लंबी है और जो पंजाब को इसका नाम देती है, ये बिल्कुल सही है। लुहरी स्टेज 1 जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के शिमला और कुल्लू जिले में सतलज नदी पर स्थित है। आइए देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये लुहरी चरण 1 यहाँ पे कहीं हिमाचल प्रदेश में स्थित है, कुल्लू और मनाली में, और ये बिल्कुल सतलज नदी पर स्थित है। तो आप कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट भी आपका सही होगा। 2 और 3 सही है, तो 2 स्टेटमेंट, पहला ये और दूसरा ये सही है। ऑप्शन बी जो है आपका सही होगा, केवल 2। ठीक है। अब आ जाते हैं पहले सवाल पे आज के एपिसोड के। वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी यह सीमांकन है जो भारत नियंत्रित क्षेत्र को पाकिस्तान नियंत्रित क्षेत्र से अलग करती है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा है सीमा को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। पूर्वी क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम को कवर करता है। फिर दूसरा है कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में मध्य क्षेत्र है, और लद्दाख जो है वो पश्चिमी क्षेत्र में है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है, आपको सही कथनों का चुनाव करना है यहाँ पे। अब आप देखेंगे वास्तविक नियंत्रण रेखा, जब हम बात करते हैं कि वास्तविक नियंत्रण रेखा, तो ये रेखा जो है आप भारत और चीन के मध्य एक रेखा है। ठीक है, ना कि भारत और पाकिस्तान के मध्य। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, बिकॉज अगर हम बात करें पाकिस्तान और भारत के बीच में, वो नियंत्रण रेखा का नाम है एलओसी। ठीक है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में एलओसी है, और चाइना और भारत के बीच में जो है एलएसी है। ठीक है, तो ये तो आपका गलत हो गया। दूसरा है सीमा को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। पूर्वी क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम को कवर करता है। दूसरा उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश को मध्य सेक्टर में रखा गया है, और तीसरा है लद्दाख में पश्चिमी क्षेत्र। आकर के यहाँ मैप पे देख लेते हैं। सबसे पहले जब हम बात कर रहे हैं भारत और चीन की सीमा की, तो यहाँ आप देखेंगे कि ये एक सेक्टर है जो यहाँ लाल रंग से दिखाया गया है, फिर दूसरा है जो यहाँ पे पीले रंग से दिखाया गया, और तीसरा यहाँ पे नीले रंग से दिखाया गया। तो जब हम पहले बात कर रहे हैं इसकी, तो ये आपका है पूर्वी क्षेत्र या पूर्वी सेक्टर कह सकते हैं, ईस्टर्न सेक्टर कह सकते हैं। ठीक है, जिसमें सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश शामिल है। फिर आप यहाँ पे देखेंगे ये आपका मध्य वाला क्षेत्र है, और यहाँ पे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड है। फिर आप देखेंगे कि ये लद्दाख वाला क्षेत्र जो है ये पश्चिमी है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया, तो आपका ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ कह सकते हैं केवल 2 आपका सही होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, अब थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं यहाँ पे, जब हम इस पे बात कर ही रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है लीस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल। ये जो एरिया है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड वाला, यहाँ पे इसको लीस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल बोला गया है कि यहाँ पे ज्यादा लड़ाइयाँ या फिर अग्रेशन देखने को नहीं मिलता है। सबसे ज्यादा आप देखेंगे गलवान के आसपास के एरिया में या फिर पेंगोंग लेक के आसपास आप देखेंगे कभी चाइना के लोग इधर आ गए या कुछ ऐसी चीजें, घटनाएं देखने को मिलती रहती है। ठीक है, तो एक ये सेक्टर। दूसरा हम देखेंगे कि अरुणाचल प्रदेश वाले हिस्से में भी चाइना कई बार इधर उधर घुसपैठ करने की कोशिश करते रहता है।
अब ऐसा क्या है कि इन दोनों सेक्टर में ये घुसपैठ करता है और इस सेक्टर में नहीं करता? तो सिंपल सी बात है, ये जो क्षेत्र है, पहली बात यहाँ पे जनसंख्या जो है वो बहुत कम है। जनसंख्या का घनत्व अगर देखा जाए तो यहाँ पे बहुत कम है। जनसंख्या घनत्व कम होने की वजह से वो लोग यहाँ पे घुस सकते हैं। ठीक है, तो एक तो चीज ये होगी। दूसरा, ये एक पहाड़ी इलाका है। ठीक है, पहाड़ी इलाका है और यहाँ पे ज्योग्राफी बहुत हार्श है, उसकी वजह से यहाँ पे पेट्रोलिंग नहीं हो पाती। जो सेनाएं हैं हमारी वो जाकर के बार बार चेक नहीं कर सकती। ठीक है, हालांकि ऐसा होता है कि दिन में एक बार दो बार पेट्रोलिंग होती है, लेकिन क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि भारत की सेना ने आके पेट्रोलिंग की, उन्होंने अपने कुछ ऐसे यहाँ पे साइंस लगा दिए, क्योंकि ये जो सीमा है वो डिमार्केटेड सीमा नहीं है, तो उसकी वजह से यहाँ पे वो कुछ साइंस लगा करके चले जाते हैं। उसी दिन शाम की तरफ चाइना की तरफ से मिलिट्री आएगी, वो आकर के वो साइन हटा देती है, वो अपने अलग साइन लगा के जाती है कि भाई हमारी टेरिटरी यहाँ तक है। तो ये अग्रेशन यहाँ पे चलते रहता है, क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या बहुत कम है। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे पहाड़ी इलाका है, तो सीमा जो है डिमार्केटेड नहीं है। ठीक है, फिर आते हैं अरुणाचल की तरफ। अरुणाचल में भी सेम कंडीशन है, ये भी पहाड़ी इलाका, पूर्वांचल की पहाड़ियां यहाँ तक आती है। अब इस पहाड़ी इलाके की वजह से यहाँ पे भी सेम सिचुएशन होती है। ठीक है, अब आते हैं इस एरिया में, जो मध्यवर्ती, जो ये मध्य वाला सेक्टर है, यहाँ पे हिमाचल और उत्तराखंड वाला। हिमाचल और उत्तराखंड आप देखेंगे, यहाँ पे जनसंख्या जो है काफी अच्छी खासी है, और यहाँ पे लोग जो है इस एरिया में रहते हैं, तो उनको पता है कि ये हमारी टेरिटरी है। वहां के लोग जो है अपने आप को एज इंडियन आइडेंटिफाई करते हैं, तो उनको पता है कि ये हमारी टेरिटरी है, यहाँ लोग ही नहीं है। ठीक है, इसकी वजह से चाइना यहां पे आकर के ज्यादा घुसपैठ नहीं करता। ठीक है, दूसरी बात, ये सारा होने के बाद देखेंगे कि चाइना अरुणाचल प्रदेश के पीछे क्यों पड़ा हुआ है। अरुणाचल प्रदेश के पीछे इसलिए पड़ा हुआ है कि चाइना लगभग 16% आबादी वाला क्षेत्र है। वर्ल्ड की 16% आबादी जो है चाइना में रहती है, लेकिन चाइना में जो पानी है वो लगभग 8 से 9%, 7 से 8% के आसपास पानी है। इसकी वजह से चाइना में पानी की कमी है और चाइना को पानी चाहिए। और पानी कहां से मिलेगा? यहाँ ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र बहुत बड़ी नदी है, लगभग 60 से 65% नदी जो है ब्रह्मपुत्र चाइना में बहती है, परंतु उसकी स्टोरेज वहां का, उसका जो यहाँ पे अगर हम बात करें कि आकर के जहाँ पानी कहाँ इकट्ठा होता है, वो अरुणाचल प्रदेश में इकट्ठा होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस एरिया में, चाइना की साइड में, यहाँ पे जो स्लोप होता है, जो बहने की स्पीड होती है, वो बहुत ज्यादा है। इसकी वजह से चाइना उस पानी को इकट्ठा नहीं कर सकता, और वो यहाँ पे आकर के अरुणाचल प्रदेश में इकट्ठा होता है। इसलिए चाइना के लिए ये हिस्सा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जबकि ये हिस्सा भारत का है और ये भारत की सोवरेनिटी में लाई करता है। इसलिए ये इशू हमेशा रहते हैं कि यहाँ पे इस एरिया में चाइना आते अग्रेशन करेगा, इस एरिया में चाइना अग्रेशन करेगा, बट इस एरिया में चाइना ज्यादा घुसपैठ नहीं करता। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे। जब हम बात कर रहे हैं इस लाइन की, तो LAC का ये वाला सेक्टर, ये अरुणाचल प्रदेश वाला, ये जो है इसको मैकमोहन लाइन कहते हैं, और भारत जो है मैकमोहन लाइन को अपनी सीमा मानता है। ठीक है, और जब हम बात कर रहे हैं इस एरिया की, तो यहाँ पे इसको जो है आप देखेंगे इधर जॉनसन अर्डगा लाइन नाम से जाना जाता है। हालांकि थोड़े डिफरेंसेस है, बट ये लाइन बहुत पुरानी है, तो मोस्टली हम कहेंगे कि हमारे जो हम मानते हैं हमारी जो बाउंड्री है वो मोस्टली इसी से डिफाइन की जाती है। ठीक है, अब आप देखेंगे आगे कि ये आपकी मैकमोहन लाइन है, जो कि मैंने आपको बताया कि अरुणाचल प्रदेश और चाइना के बीच की जो बाउंड्री है वो मैकमोहन लाइन है। ठीक है, चाइना इस लाइन को नहीं स्वीकार करता, लेकिन वो उनका प्रॉब्लम है, जबकि ये भारत इस लाइन को स्वीकार करता है, और ये हमारी टेरिटरी जो है अरुणाचल प्रदेश की दिखाता है। ठीक है, अब आ जाएंगे अगले सवाल पे। सवाल 2 है कि भील समुदाय को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, या कौन सा कथन सही है? इस जनजाति के अधिकांश लोग दक्षिण भारत में रहते हैं, यह भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समूह है। सबसे पहले देखते हैं कि दक्षिणी भारत में रहते हैं नहीं। जब हम बात करते हैं भील की, तो भील समुदाय के जो मोस्टली लोग हैं, आप पाएंगे कि ये मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के एरिया में पाए जाते हैं। मोस्टली महाराष्ट्र तक सीमित है, उसके अलावा आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में भी, या फिर उत्तर पूर्वी राज्यों में भी, कहीं ना कहीं त्रिपुरा में कुछ आबादी इनकी वहां पे भी है। ठीक है, लेकिन मोस्टली अगर आप देखेंगे तो ये इस एरिया में पाए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये पश्चिमी एरिया में है, ठीक है, ना कि दक्षिणी एरिया में। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। दूसरा, भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समूह, ये बात बिल्कुल सही है। भील भारत के सबसे बड़े आदिवासी समूह है, उसके बाद आपके गोंड आ जाते हैं, और उसके बाद आपके संथाल। ठीक है, तो आप ये बात ध्यान रखेंगे। स्टेटमेंट 2 सही है, ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर होगा। अब इनको एक बार मैप पे देखने की कोशिश करते हैं, उससे पहले देखते हैं कि हमने ये सवाल उठाया क्यों। अभी रिसेंटली न्यूज में एक बात थी कि इन्हें अपना एक भील प्रदेश चाहिए, मतलब कि वो अपना एक अलग राज्य की मांग कर रहे हैं। ठीक है, अब जब ये अलग राज्य की यहाँ पे मांग कर रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि यहाँ लगभग 49 या फिर 49 जिले जो है
49 जिलों को मिला करके अपना एक भील प्रदेश बनाना चाहते हैं। वो जिले कहां से है? वो जिले हैं आपके राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से और गुजरात से। इन 4 राज्यों से वो लगभग 49 जिले निकाल करके अपना एक भील प्रदेश बनाना चाहते हैं। इसकी वजह से ये जो है इशू चर्चा में था और इसलिए हमने इनके बारे में बात की। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये एरिया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भील पाए जाते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे भील है, ठीक है। कुछ भील्स यहाँ पे इस तरफ त्रिपुरा के आसपास भी पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे इधर भी भील्स पाए जा रहे हैं। ये जो एरिया है पूरा, ये एरिया एक ऐसा है जहां पे मोस्टली भीलों की आबादी पाई जाती है, ठीक है। और सबसे ज्यादा आबादी भीलों की जो है वो मध्य प्रदेश में है। ये बात ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा आबादी भीलों की मध्य प्रदेश में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भील जनजाति के बारे में अगर बात करें, 2011 की जनगणना के अनुसार भील भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समूह है, जो छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और भारत के पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में रहता है। अब ये नाम कहां से आया भील? ये नाम आया है इस शब्द से बिल्लू। बिल्लू का स्थानीय भाषा में मतलब होता है धनुष। अब ये जो जनजाति है वो बेसिकली धनुष बाण यूज करती है और ये अच्छे, आप कह सकते हैं, आर्चर्स होते हैं, ठीक है। यू कह सकते हैं तीरंदाज, अच्छे तीरंदाज होते हैं, जिसकी वजह से ये शब्द, बिल्लू की वजह से ये भील शब्द जो है वो आया है, ठीक है। अब देखते हैं अगला सवाल। भारतीय तेंदुओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शिवालिक पहाड़ियों और गंगा के मैदानों में भारतीय तेंदुओं की सबसे अधिक आबादी है। सभी भारतीय राज्यों में मध्य प्रदेश में भारतीय तेंदुओं की सबसे बड़ी संख्या है। उपरोक्त में से सही कथनों का आपको चुनाव करना है। सबसे पहले हम जब भारतीय तेंदुओं की बात करते हैं तो अभी एक न्यूज थी कि 3 जनरेशंस की बात कर लें, 3 पीढ़ियों की बात करें तो इनकी आबादी जो है लगभग 25% के आसपास कम हुई है, ठीक है। और जब हम जनसंख्या की बात करें 2018 से लेकर 2022 तक, हमने देखा है कि लगभग 1000 ऐसे तेंदुए भारत में बड़े हैं, ठीक है। खैर, उसकी वजह से ये चर्चा में था और इसलिए हमने ये सवाल बनाया है। यहाँ पे देखिए, शिवालिक पहाड़ियों और गंगा के मैदानों में भारतीय तेंदुओं की सबसे अधिक आबादी है। जब हम भारतीय तेंदुओं की बात करते हैं तो ये लगभग जो भारत के मध्य भाग में ये ज्यादा पाए जाते हैं, या फिर सेंट्रल हाईलैंड कह लीजिए, इस एरिया में ज्यादा पाए जाते हैं। जबकि हम बात करें शिवालिक पहाड़ियां या फिर ऐसी जगह जहां पे जो मौसम ठंडा रहता है, वहां पे इनकी आबादी ज्यादा नहीं होती, ठीक है। इसलिए कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट आपका गलत है। यहाँ पे आप इस मैप में देखिए, इधर ये जो एरिया है यहाँ पे इनकी आबादी ज्यादा पाई जाती है। यहाँ पे आप देखेंगे इस तरफ तो बिल्कुल नहीं है, और यहाँ पे शिवालिक वगैरह में आप देखेंगे बिल्कुल नहीं है। गंगा के मैदानों में अगर देखेंगे तो कभी कभार देखने को मिल जाते हैं इस पर्टिकुलर एरिया में, बट ऐसा नहीं है, ज्यादा आबादी नहीं पाई जाती। मोस्टली आबादी इनकी यहाँ पे पाई जाती है और सबसे ज्यादा तेंदुए जो है, भारतीय तेंदुए, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। इस न्यूज के बारे में हमने बात कर ही दी है कि इंडियन लेपर्ड सस्पेक्टेड टू हैव डिक्रीज बाय 24.5%, नियरली लगभग 25%। इसकी वजह से हमने ये सवाल लिया था। तो भारतीय राज्यों में मध्य प्रदेश में सबसे अधिक आबादी है, तो ये स्टेटमेंट आपका सही हो जाता है। पहला हम देख लिया, शिवालिक पहाड़ियों और गंगा के मैदानों में ये ज्यादा नहीं पाए जाते, ये मध्य भाग में ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर होगा। अब आ जाते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में जानवरों के स्थानांतरण के कारण चर्चा में रहा एत्तुर नगरम वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? यहाँ पे कुछ ऐसे जानवर है जो कि आप कह सकते हैं कि बड़े जानवर छोटे जानवरों का शिकार करते हैं, और ये छोटे जानवर हैं उनको यहाँ पे ला करके स्थानांतरित किया गया है। इसकी वजह से ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये आपके न्यूज में था एत्तुर नगरम, ठीक है। नाम से लग रहा है कि ये थोड़ा तेलंगाना के आसपास होगा, और तो तेलंगाना ही बिल्कुल सही आंसर है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब यहाँ पे देखिए आप इसकी लोकेशन, ये है आपका एत्तुर नगरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। जब हम एत्तुर नगरम की बात कर रहे हैं तो ये तो तेलंगाना है ही, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे ये महाराष्ट्र और यहाँ आपका छत्तीसगढ़, तो ये महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बॉर्डर पे थोड़ा फैला हुआ है, ठीक है। इसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी। यहाँ देखिए आप, इस क्षेत्र को 1953 के अंदर वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था। यह अभ्यारण्य महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमाओं के पास स्थित है। बारामासी नदी दयाम वागू, ये जो नदी है वो इस अभ्यारण्य से निकलती है और इस अभ्यारण्य को 2 हिस्सों में बांटती है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक ट्राइबल फेस्टिवल, या फिर आप यूं कहेंगे कि आदिवासी त्योहार यहाँ पे मनाया जाता है, जिसका नाम है समक्का सरक्का। समक्का सरक्का जात्रा करके एक फेस्टिवल है जो यहाँ मनाया जाता है। आप इसका नाम याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपसे पूछा जा सकता है आर्ट एंड कल्चर को लेकर के। वैसे भी जो जनजातियां हैं या फिर आदिवासी जनजातियां हैं, उनके फेस्टिवल्स वगैरह को लेकर के सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो समक्का सरक्का इसका नाम है, समक्का सरक्का जत्रा, ठीक है। उत्तराखंड में नदियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टोंस नदी उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बीच एक प्राकृतिक सीमा बनाती है। दूसरा स्टेटमेंट है, यह जमुना या फिर यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है, यह यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अब आपको यहाँ पे सही ऑप्शंस का चुनाव करना है।
सबसे पहले देखते हैं टॉन्स नदी उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बीच एक प्राकृतिक सीमा बनाती है या नहीं। ठीक है, मैप देख लेते हैं। देखिए ये जो है आपकी यहाँ पे ये टॉन्स नदी है। ठीक है, अब आप यहाँ देखेंगे ये है आपका हिमाचल प्रदेश और ये है आपका उत्तराखंड। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं कुछ हद तक यहाँ पे प्राकृतिक सीमा बनाती है। ठीक है, तो पहली चीज तो टॉन्स नदी जो है प्राकृतिक सीमा तो बनाती है, जो कि हमने देख लिया। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं ये स्टेटमेंट तो सही हो गया। ये यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अब देखिए ये है आपकी यमुना। ठीक है, यहाँ पे ये बेतवा है और भी कई नदियां जैसे चंबल वगैरह भी है। ठीक है, ये है टॉन्स, तो आप कह सकते हैं ये सबसे बड़ी तो नहीं दिख रही है। ठीक है, यहाँ पे अगले मैप पे देखिए आप कि अच्छा, तो यही मैप यहाँ पे अवेलेबल है, कोई बात नहीं। जब हम बात करते हैं चंबल की, तो चंबल आपको पता है कि मध्य प्रदेश से होते हुए राजस्थान वाले कुछ एरिया से होते हुए फिर ये यमुना के में प्रवेश करते हैं। चंबल जो है यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ना कि टॉन्स। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि चंबल नदी यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, यहाँ पे इसलिए ये स्टेटमेंट हो जाता है गलत। ऑप्शन ए जो है केवल एक आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। अब देखते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, बिहार, सिक्किम, उड़ीसा, इनमें से कौन सा या कौन से राज्य भारत सरकार की पूर्वोदय योजना में शामिल है, जैसा कि केंद्रीय बजट 2024 में घोषित किया गया है। केंद्रीय बजट अभी पार्लियामेंट में रखा गया था, पेश किया गया था। उस बजट के अंदर एक योजना के बारे में बात की गई है जिसका नाम है पूर्वोदय। ओके, अब पूर्वोदय से नाम से ये तो क्लियर है कि पूर्वी राज्यों के लिए कुछ एक योजना बनाई गई है और ये उनके होलिस्टिक डेवलपमेंट, उनके विकास के लिए बनाई गई है, विकसित भारत को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, जब हम बात करें इसमें तो सिक्किम उसका हिस्सा नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे 5 राज्य है। ठीक है, 5 राज्यों के अंदर ये पूर्वोदय योजना चलाई जाएगी, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और इसके अलावा है आपका जो पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो ये 5 राज्य है, सिक्किम उसका हिस्सा नहीं है। 1, 2, 3 और 5 आपका उत्तर होगा। ऑप्शन बी वुड बी योर राइट आंसर। ठीक है, अब आते हैं, हमने ये बात कर ली है कि बजट के अंदर इसके बारे में बात की गई थी, पूर्वोदय के बारे में। और यहाँ पे आप देखिए बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में इस हिस्से के अंदर ये योजना चलाई जाएगी। ठीक है, योजना के स्पेसिफिक्स अभी बाहर नहीं आए हैं, वो हम बाद में कभी जब सरकार उनको रिलीज करेगी तो हम उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब आ जाता है अगला और आखिरी सवाल। लेमरू हाथी रिजर्व भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, असम और छत्तीसगढ़। आपको इसका आंसर बता देता हूँ, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है। तो छत्तीसगढ़ के अंदर ये आपका हाथी रिजर्व मौजूद है, लेमरू हाथी रिजर्व। अभी ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि कुछ कोल ब्लॉक्स, कोयले की जो खदानें होती है, वो यहाँ पे उनका एक्सकेवेशन स्टार्ट होगा, उसकी वजह से ये चर्चा में थी। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो एलिफेंट रिजर्व है यहाँ पे छत्तीसगढ़ के अंदर, ये लेमरू एलिफेंट रिजर्व है और इसी एलिफेंट रिजर्व के अंदर यहाँ पे कोल ब्लॉक मिला है और वहां पे यहाँ से कोयला निकाला जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब अंतिम सेक्शन जो कि आपका अभ्यास प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है? मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा। तो आप इस सवाल को अटेम्प्ट कर सकते हैं और आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। मैं आपसे फिर मिलूंगा अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, थैंक यू। और अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।